हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवीन और स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का सेट 2 मैथ्स का। वह जो पूछा गया है आपका 2/8/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। इसमें मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आपके जो आने वाला एग्जाम में जो आप एग्जाम देंगे उसमें मात्र 20 प्रश्न ही रहेगा। तो मेरा राय मान के चलिए तो 25 का 25 प्रश्न करते हैं पिछले वर्ष का, ताकि आप 20 का 20 बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए पहला प्रश्न की तरफ से। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया था, यदि u प्लस भी 80 है तो u अनुपात भी 5:3 है, तो u माइनस भी का मान ज्ञात करना। सोइजी प्रश्न है। करना क्या होता है कि जो अनुपात में दिया गया है u अनुपात भी आपको दिया गया है 5:3 दिया गया है ये, और u प्लस भी का मान रियली में 80 दिया गया है। तो ऊपर में 80 को लिखिए, डिवाइड कीजिए, रेशियो में u प्लस भी करेंगे तो कितना आएगा 5 या 3 8 आएगा। तो जो दिया गया उसको से करेंगे कंपेयर यानी कि डिवाइड, और जो आपको चाहिए यानी कि u माइनस भी आपको चाहिए क्योंकि इसका मान पूछ रहा है, जो चाहिए उससे करते हैं मल्टीप्लाई यानी कि u माइनस भी। तो रेशियो में घटा कर देखिए u माइनस भी कितना आएगा 5 में 3 के 2 यानी 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 2 चौके 8 काटेंगे और 4 से काट देंगे 20, और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा 20। ऑप्शन है करेक्ट, सोइजी प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ, एक बात ये ध्यान दे दीजिए कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, यह कोई लाइव क्लास नहीं चल रहा है। तो आप हमें से जो भी लोग हैं वो पूछिएगा मत, कुछ ऐसा मत बोलिए कि सर आप कुछ बोल क्यों नहीं, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यह आपका रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। आप लोग का डिमांड रहेगा तो इसी टाइम में आएगा लाइव क्लास। तो प्लीज अगर आपको डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर लाइव क्लास चलाइए। उसमें क्या होगा, आप पूछ सकते हैं वेदर कुछ भी मतलब क्वेश्चन का कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको हम बताएंगे। लाइव क्लास अच्छा रहेगा, लेकिन तत्काल यह रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, ठीक है। तो प्रश्न में दिया गया है a बराबर 3/4 है तथा 9/16 का महत्तम समापवर्तक, और b बराबर 16/5 तथा 4/25 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम है। तो आपको निकालना है a प्लस बी का मान। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस्टेक दिया गया है, ठीक ना। इसको देख के आपको घबराना नहीं है। फाइनली आपको बताया है कि a का मान आपको दिया गया है 3/4, 9/16, और इसका देखिए यहाँ पे HCF निकालना है, इसका निकालना है HCF। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, तो इसका जो HCF आएगा 3 और 9 का HCF जब निकालते हैं भी का, तो ऊपर वाला का HCF निकालिए। 3 और 9 का HCF कितना होता है, 3 होता है, तो ऊपर में 3 लिखेंगे। 4 और 16 का LCM, नीचे वाला का LCM, 4 और 16 का LCM होता है 16, इसका HCF आ गया 3/16। अब आगे b बराबर दिया गया है 16/5, 4/25। यहां पे आपको निकालना है LCM। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब एलसीएम निकालना है भिन्न का तो ऊपर वाला का एलसीएम, 4 और 16 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 16, और नीचे वाला का एचसीएफ 25 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 5। और आपको फाइनली बताना है a प्लस बी बराबर व्हाट। एलसीएम और एचसीएफ निकाल के ऐड करना था बस, यानी कि आप ऐड करेंगे इसको 3/16 में 16/5। जब इसको ऐड करेंगे तो 16 5 का एलसीएम 80 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 16 16 256 आता है। इसको ऐड करेंगे तो 56 और 5 61 यानी कि 271 बाटा में 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक है, लेकिन आपको पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हाल फिलहाल में, ठीक ना। 2019 के बाद 2020 का ही पेपर आएगा। 2020 का पेपर नहीं आएगा, वो तो हुआ ही नहीं था। 2019 के बाद 2021 का पेपर आएगा, उसके बाद 22 का पेपर आएगा। कंटिन्यू मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर में यदि आप सफल है समझने में तो समझिए कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है, किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इजी प्रश्न।
करते क्या है देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसमें सीपी आपको अपना मन से मानना पड़ेगा। सपोज दैट कि ये सीपी लिखे और ये एसपी लिखे। मान लेते कि सीपी 100 रुपया है पहले का सीपी कितना है 100 है। किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहे हैं तो बेचेंगे कितना में 125 में बेचेंगे, तथा 37.5% के हानि पर बेच रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस वही वस्तु है तो कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा। और 37.5 के हानि पर बेच रहे हैं तो 100 में से 37.5 घटा के आप लिखेंगे। 100 में से आप 37.5 घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, 100 में से 37 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपको 63। 63 में से 5 घटाएंगे तो 62.5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इतना विक्रय मूल्य रहेगा। इसमें ऐसा करने से जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वह 1250 का होता है। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य पहले 125 था, अब 62.5 हो गया है। कितना का अंतर आया है, तो यहाँ पे यदि अंतर देखेंगे तो घटाएंगे तो 62.5 में जोड़ेंगे 37.5, उसमें फिर 25 ऐड करेंगे तो 37.5 में 25 ऐड करेंगे तो 37 5 42 10 20 62, यानी कि फाइनली आपको फिर से 62.5 ही मिलेगा। यह था विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यह था माने है तब का अंतर। लेकिन रियली में अंतर आपको कितना का दिया गया है, 1250 का। मतलब रियली में अंतर है 1250 का और जो माने है उसके अनुसार से अंतर है 62.5 का विक्रय मूल्य में। तो 12.5 से कर दीजिए आप, सॉरी 62.5 से कर दीजिए डिवाइड। और आपको निकालना क्या है, 12.5% के लाभ पर बेचते तो क्या होता, 100 का सामान यदि 12.5% लाभ पर बेचेंगे यानी कि 112.5 पे बेचेंगे तो जो निकालना है उसी से करते हैं मल्टीप्लाई। बस इतना कर लिए कि आपका बेड़ा पार है, आंसर आपको निकल जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे डियर तो इसके बदला में ऊपर में 10 देंगे, नीचे से हटाते हैं तो ऊपर में देंगे, और इसमें ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में देंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि ये 10 से 10 गायब हो जाएगा, और 625 के पारा में 2 मरतबे काट देंगे। 1125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा 2250, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीदें समझ जाते होंगे। पता है ना आपको ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। कोई भी लोग कुछ पूछेंगे नहीं कमेंट में, क्योंकि हम आपका जवाब नहीं दे पाएंगे जो भी लोग पूछ रहे हैं। पता कैसे लगेगा क्या पूछ क्या रहे हैं, और हम तो उस टाइम प्रेजेंट है नहीं। वीडियो किसी और टाइम बनेगा, आप देख किसी और टाइम में, लेकिन डिमांड रहेगा तो लाइव क्लास भी आएगा। तो हाँ, अगर आप पहली बार है चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो अगर आपका कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। औसत का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बना सकते हैं आप। इस बुक में थोड़ा सा मिस्टेक था, वहां पे लिखा हुआ वहां पे 43 होना चाहिए था, ठीक ना, तो मैंने इसको सुधार दिया है। लिखा गया 49, 62, 37, 5 तथा x का औसत 43 है। तो आपको x का मान बताना है। कितना बार मैं आपको बताया कि जब औसत दिया गया होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका योगफल निकालते हैं। तो औसत यहाँ पे 43 दिया गया है, और संख्या है 49, 62, 37, 5 तथा 1। इस सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करेंगे 5 7 12, 12 2 14, 14 9 23 के 3 हासिल 2, 2 3 5 6 11 4 15, यानी कि यहां जगह 153 प्लस में x को ऐड करेंगे, और संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए औसत में 5 से, यही इसका योगफल होगा। 153 प्लस में x मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिहाई 15, 5 20 और 1 21, यहां से x का मान निकालेंगे तो 215 में से 153 घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 5 गया 6, ये कैंसिल, यानी 62 आएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। औसत का प्रश्न है, जब भी एवरेज दिया गया हो तो डायरेक्ट आप उसका योगफल निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कितने लोग का ये भी डिमांड हुआ कि सर जी ये जो बता रहे हैं ना इसका एक पीडीएफ दे दीजिए हमें। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको पता ही है कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा रवीन की पाठशाला ऐप। कोई भी डाउट है पूछने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, वहां से ज्वाइन कीजिए।
विशेष इंक्वायरी के लिए आपको नंबर दिया गया है, जो टेक्स्ट में चल रहा है उस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न 5 से 7 तक का जो प्रश्न है उसमें निर्देश दिया गया है। तो पहले निर्देश पढ़ना है, उसके बाद उसी पे उसको हल करना है। निर्देश में दिया गया है कि नीचे दिए गए वृत्त आरेख 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा किसी कार्यालय में प्रदत्त लैपटॉप की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। वृत्त आरेख में प्रदर्शित केंद्रीय कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा गया है, ये आपको दिया गया है, तो इसको आप बना लेंगे। आप चाहे तो इसको यहीं बना सकते हैं, इसको आप चाहे तो यहां पे बना सकते हैं। अगर आप यहां पे इसको बनाएं तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये वृत्त बना लिए। अब इसमें क्या है, कितना खल बनाया गया देख लीजिए। इसमें बनाया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 खल बनाया गया। तो 6 खल बना लेते हैं इसमें 6 खल बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 खल हो गया। और यहाँ पे परसेंटेज लिखा गया है, तो परसेंटेज की बात क्या है, तो एक में लिखा गया 13%, 11%, 12%, 22%। C1 C2 C3 ऐसे करके लिखा गया। C1 है, इसका मान ऐसे लिखते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे। ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, और ये आपका C6 है। सबका मान लिखा गया कितना, 12 22 18 24 13 11। 12%, 22%, 18%, उसके बाद 24 13 11, यानी कि यहाँ पे 24% और यहाँ पे 13% और यहाँ पे 11%। ये आपका निर्देश दिया गया है। आगे प्रश्न को जो हल करना है निर्देश को देखकर ही करना है। तो पहले दिया गया है पहला प्रश्न में इसका कि कंपनी C6 द्वारा प्रदत्त लैपटॉप का संगत केंद्रीय कोण दशमलव के एक स्थान तक कितनी डिग्री का है। आपको पता है ये जो निर्देश दिया गया है, निर्देश में आप देखेंगे ये टोटल जो होता है वृत्त के अंदर दिया गया है तो 360 डिग्री, और परसेंटेज में दिया गया है तो टोटल परसेंटेज मिलेगा 100 डिग्री, 100%। यानी कहने का मतलब हुआ कि 100% का जो मान होगा, 100% का जो मान होगा वह 360 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन आपको बताना है C6 द्वारा प्रदत्त लैपटॉप का संगत केंद्रीय कोण। तो C6 में देखते हैं कितना परसेंट दिया गया है। तो C6 में यदि आप देखेंगे तो C6 में आपका है 11%, यानी कि 11% है तो कितना डिग्री का यह कोण बनाएगा। तो आप यहां से देख चुके हैं कि 100% का जो मान है वो 360 डिग्री है, तो आपको निकालना है 11% का मान। तो 360 डिग्री बटा में 100 से डिवाइड करेंगे 1 डिग्री का मान आ जाएगा, और आपको निकालना है 11 का, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां से। यहां से तो आप डायरेक्ट 0 से 0 उड़ा दीजिए, ये कर लेंगे 0 से 0 आप उड़ा देंगे, और 36 को 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड आप 10 से कर लीजिए। 11 6 66, 11 33 6 39, बटा में 10 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सो इजी प्रश्न था, निर्देश पढ़ के भी आंसर देना है फिर भी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है आपको कंपनी C1 तथा C3 के लैपटॉप की संख्या का अनुपात कितना है। C1 तथा C3 के लैपटॉप के अनुपात, संख्या का अनुपात। तो C1 और C3 का यहाँ पे डायग्राम देखिए, C1 और C3 के लैपटॉप का डायग्राम देखिएगा तो ये 12% है C1 और C3 18% है, यानी कि 12% प्लस में 18% लिखना है। यहाँ पे C1 अनुपात C3, तो यह 12% अनुपात 18%, काट देंगे 6 दूना 12 छत्री 18, 2 अनुपात 3 बन जाएगा। अगला प्रश्न इसका देखिए क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है अगला प्रश्न 7वां, यदि कार्यालय में लैपटॉप की कुल संख्या 3800 है तो कंपनी C2 तथा C5 के लैपटॉप की संख्या का अंतर बताना है। कार्यालय में कुल लैपटॉप कितना है 3800, तो परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो पूरे परसेंटेज आपको 100%, यानी कि 100% का मान आपको दिया गया है 3800। आपको C2 तथा C5 कंपनी के बीच का अंतर निकालना है, इसके बीच का अंतर परसेंटेज में आप देख लीजिए।
C2 और ये रहा C5, इसके बीच का अंतर कितना है? 9% का अंतर है। तो 9% का मान निकाल लीजिए ना। तो 9% का मान जब आप निकालेंगे, 100% का मान इतना है, तो 9% का मान कितना होगा डियर? 3800 में आप डिवाइड करेंगे 100% से, 1% का मान आया, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, यही करना पड़ता है। परसेंट से परसेंट गैप, ये 0 0 गैप, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 3 27 और 7 34, यानी कि 342। ऑप्शन 3 करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रश्न में बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ठीक ना। आपको नंबर भी दिया गया, विशेष दिक्कत के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो मैं इसका रिस्क अभी नहीं ले सकता हूँ इस क्लास में। आपको उसके लिए बेसिक क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक ना, शुरुआत से। अगर आप कहीं ना कहीं क्लास कर चुके तो उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आता होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 8वां प्रश्न क्या दिया गया है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है और उसे क्रम से 12% तथा 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना है? सो इजी प्रश्न कैसे बनाएंगे देखिए। इसका अंकित मूल्य दिया गया है डियर 2500 रुपया। इसमें आप दो छूट देते हैं, एक 12% का छूट देंगे। तो आप सोचिए, अगर 100% पर आप खरीदते हैं, 12% का छूट देंगे, 88% पर बेचेंगे, तो 2500 का सामान पहले आप 88% पर बेचेंगे। उसके बाद जब यह नहीं बिकेगा तो फिर आप छूट देंगे 10% का। तो 100 का सामान है, 10% का आप छूट दे दिए, इसका मतलब आप 90% पर बेचे। इस लाइन को यदि आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट आप इस लाइन को भी लिख सकते थे। 88% का मतलब 88/100 और 90% का मतलब 90/100। फाइनली इसका आप हल कर लेंगे। आप 0 से 0 उड़ा दीजिए, ये 0 से आप ये 0 उड़ा देंगे ना। अब यहां से कोई कटने वाला आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है कि कटने वाला यहां पे नहीं है, तो यहां पे आप क्या करेंगे? 2 के पहाड़े में काट लेंगे, 2 पचे 10 और 2 के पहाड़े में 44, ये कटने वाला था। अब 5 से काट देंगे, 5 25, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 को 5 से, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 का 20 2 22, 220 आई है। मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 0 0, 9 2 18, 1 19, 1980, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट बन जाएगा। तो इजी प्रश्न बन जाना चाहिए, ठीक ना। और भी बहुत सारे तरीका है बनाने का, एक बार में भी बना सकते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपका आसान है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे तो उससे ही बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, जब डबल डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके बदले हमको एक डिस्काउंट निकालते हैं। एक डिस्काउंट निकालने के लिए 12% प्लस 10% करते हैं और -12 गुने 10 बटा में करते हैं 100। ये आ जाएगा 12 और 10 22%। आप माइनस करेंगे, ये 0 0 काट के 1.2%। इसमें से जब आप घटाएंगे तो 22 में से गया 21, यानी कि 21 में से 0.20 दशमलव आपको 8 आ जाएगा %। अब ये 2500 का 20.8% निकालिए। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल के भी यहां इतना प्राप्त कर सकते हैं, या बारी बारी से भी निकाल के प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये भी प्रश्न आपका आसान है, बनाइएगा बन जाएगा, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो लाइव क्लास तो है नहीं कि आप काम आंसर का इंतजार करेंगे, आंसर आप देंगे तो बना ही देते हैं। तो लिखा गया है, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, सुमित का वेतन बताना है। कितना आसान प्रश्न है। दोनों के वेतन से, देखिए महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। रियली में कितना अधिक है? 12,000। रियली में अधिक कितना है? 12,000। और यहाँ पे अनुपात पे लिख लीजिए, महेश और ये लिखिए सुमित, ये 7 और ये 4। यहाँ पे कितना अधिक है? यहाँ पे अधिक है 3, यहाँ पे अधिक है 3, लेकिन रियली में अधिक है 12,000। तो 3 बराबर 12,000 भी लिख सकते हैं। बहुत सारा तरीका है यहाँ से, या आप ऊपर में 12,000 लिखिए, जो रियल में दिया गया उसको ऊपर में लिखिए। जो फेक में आपका अंतर है 7 और 4, अनुपात में अंतर, उसको नीचे डिवाइड कर दीजिए 3 से। और जो आपको निकालना है, आपको सुमित का वेतन निकालना है, सुमित का वेतन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। इतना काम करेंगे कि आपके पास आंसर आ जाएगा 16,000। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। 3 चौके 12 करता है, 4 चौक 16,000 हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आराम से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको निकाल के बताता हूँ, आपके भरोसे हम ना छोड़ेंगे। नहीं तो आप कहिए कि सर ये आप ही को दिक्कत हो रहा है तो हमको क्या होगा। बताते हैं कैसे बनाना है। तो ये प्रश्न आपके सामने है। तो करना क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर बना है ना, इसको पहले आप एक जगह एक लाइन में लिखिए। ये 7/2 को आप अभी छोड़ दीजिए तत्काल। तो ब्रैकेट के अंदर में आपको दिया गया है 7 का 3/4 भागा, फिर दिया गया है ब्रैकेट बंद 2/5 इंटू 25/8 भागा 5/2 ब्रैकेट बंद। ये देखिए हल कैसे करना है आपको घबराना नहीं। सबसे पहला काम कीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर वाला को हल कीजिए। देखिए 2/5 है तो 2/5 आप ऐसे लिखते, इसके बदला में मल्टीप्लाई देते 25/8 है, ऐसे लिखिएगा। और यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड के बदले में आप देंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 5/2 लिखा गया है, इसको आप पलट के लिखेंगे 2/5। पता है ना ऐसा क्यों करते हैं। इसको जब आप हल करेंगे तो ये देखिए आपको 2 के पहाड़ा में 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में 2 दूना 4 कट जाएगा, 5 के पहाड़ा में 25 और ये 5 से 5 कैंसिल। फाइनली इस ब्रैकेट के अंदर तक का जो आंसर आपको मिला, यहां से लेकर यहां तक का, वह 1/2 मिला। वह 1/2 किसके साथ आएगा, अब इसके साथ आएगा। यानी कि यहां पे लिखा गया है 7 का 3/4 भागा 1/2, ये आ जाएगा ब्रैकेट हटते। जब इतना आ जाएगा इसको ऐसे बंद कर लीजिए। अब क्या करना है, यहां से हल कर लेंगे आप 7 का। पहले तो आप 7 का है तो 7 का, तो यहां पे पहले का वाला को करना पड़ता है। तो 7 का 3 यानी कि 21 भागा 4 है, ये डिवाइड 4 है तो मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे। और डिवाइड 1/2 है तो 1/2 है तो मल्टीप्लाई करके पलट के 2/1 लिखेंगे। 2 से 2 यह कट जाएगा तो फाइनली आपके पास जो यहाँ आएगा 21/2 आएगा। तो आप आंसर निकालेंगे 21/2। यानी कि यहां से आपको ये समझ में आया कि ये 7/2 माइनस, और उधर का आंसर है 21/2। इसका मतलब आप 10.5 लिख सकते हैं। 7/2 का मतलब 3.5 होता है, माइनस करेंगे 10.5, तो फाइनली आप आंसर देंगे -7। यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट। यानी कि बारी बारी से आंसर निकाल के तब आपको हटाना है, घबराने का कोई जरूरत नहीं। बुडमास में यदि आपको दिक्कत है तो बता दीजिएगा, ठीक। उसके लिए मैं एक डायरेक्ट पहले बुडमास का एक नया वीडियो ला दूंगा, ताकि बुडमास को मैं बहुत बेहतर तरीके से बता दूंगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बता दीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया है कि डेट और मंथ के रूप में लिखित वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले 2019 देखिए लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, यह नॉन लीप ईयर है। तो 2019 में दिन की जो संख्या होगा, वह दिन की संख्या 3 होगा आपको 365, 365 दिन होगा। और माध्यिका निकालने के लिए जब संख्या विषम होता है तो माध्यिका बराबर n + 1/2 पद होता है। यानी कि यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 365, क्योंकि दिन ही निकालना है और यह एक विषम संख्या है। तो माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका पढ़े होंगे तो माध्यिका बराबर होता है, जब विषम रहता है तो n + 1/2, ये दिन है तो दिन लिखे या पद है तो पद लिखे, ठीक ना। ये यानी कि माध्यिका हो जाएगा आपको 365 प्लस में 1 डिवाइड में 2, 366 डिवाइड 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 183वां दिन होगा। अब किस डेट को आप जाएंगे तो 183 दिन पूर जाएगा। उसको निकालने के लिए डियर आपको करना क्या पड़ेगा, कम से कम 6 महीना आपको लेना पड़ेगा। 30 × 180
तो कम से कम आप 6 महीना लेकर चलिए। तो 6 महीना जब आप लेकर चलेंगे तो आप जनवरी लेकर चलेंगे, फरवरी लेकर चलेंगे, मार्च को लेकर चलेंगे, अप्रैल को लेकर चलेंगे, मई को लेकर चलेंगे, जून को लेकर चलेंगे। अभी जुलाई में नहीं घुसेंगे, ठीक ना। पहले इतना में देखते हैं कि कितना दिन आता है। तो जनवरी में पता है कि 31 दिन होगा यहाँ पे, और नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन होगा। मार्च में 31 दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है, और मई में कितना होगा 31 दिन, और ये मई हो गया जून, जून में आ जाएगा 30 दिन। इतना को पहले आप ऐड करके देखिए, क्या 183 दिन यहीं पूर जाता है, क्या इससे आगे जाना पड़ेगा। तो जब सबको ऐड करेंगे तो 0 1 1 1 2 2 8 10 10 1 11 यहाँ तक हो गया। 11 के कहां से ले 1 आ 3 4 आ 3 7 आ 3 10 आ 3 13 आ 2 15 आ 3 18, मतलब यहां तक 181 दिन आया आपको। यहां तक आपको या कितना 181 दिन, लेकिन हमें चाहिए 183 दिन। तो हमें जून में नहीं बल्कि जुलाई में इंटर करना पड़ेगा। तो हमें फाइनली जो इंटर करना पड़ेगा वह जुलाई में इंटर करना पड़ेगा, और 181 दिन जून तक आता है तो 2 दिन और चाहिए। तो जुलाई में हमको 2 तारीख को जाना पड़ेगा, यानी कि 2 जुलाई 2/7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया। यह आपका माध्यिका डेट है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इजी प्रश्न था, देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। न्यू टाइप का प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है। उसकी औसत गति आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में जब औसत दूरी बताना होता है तो मीटर पर सेकेंड यदि दिया हुआ रहता है तो हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में, ये होता है। और ये कब मल्टीप्लाई कितना से करते हैं पता है? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में पर आवर में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से, 12 संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन वहां पे मिनट दिया गया है और यहाँ पे सेकेंड चाहिए। तो करना क्या है कि चाल बराबर जो दूरी बटे समय होता है, फॉर्मूला पूरा थोड़ा डिटेल में लिखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पे दूरी का बात किया जाए तो 300 मीटर दिया गया है, और समय की बात किया जाए तो 6 मिनट दिया गया है। लेकिन हमको मीटर पर मिनट नहीं चाहिए, मीटर पर सेकेंड चाहिए। तो 300 ऊपर में मीटर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे में सेकेंड में आंसर आना चाहिए। तो 6 मिनट बराबर 360 सेकेंड, 60 से मल्टीप्लाई करने पे तो 360 या सेकेंड आ गया। अब यह मीटर पर सेकेंड आ गया तो हमें किलोमीटर पर घंटा में लाने में कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ 18/5 से। इतना जैसे ही आप करेंगे तो 18 के पारा में 18 दूना 36 सही से आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा यह 15, और 5 से यह कट जाएगा 3। यानी कि फाइनली बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर में 3 आंसर होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है? एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपया शेष है तो उसका वेतन कितना है? बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन मैं आपको एक तरीका से बताता हूं, एक लाइन में बन जाएगा उस तरीका से। समझ में नहीं आएगा तो बता दिया कमेंट में, ताकि इस प्रकार के जो भी प्रश्न होगा उसको हम बहुत डिटेल से 2-3 तरीका से लेकर चलेंगे, ठीक है। कमेंट में बताने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूं उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि उसका जो आमदनी है वह 100 रुपया है वेतन, उसका 10% भोजन पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना लिया? वो खर्चा करता उसको छोड़ दीजिए, वह 10% भोजन पे खर्चा कर दिया, इसका मतलब उसका बचत 90% होगा, 90%। उसके बाद कहता है कि वह शेष भाग का, तो शेष भाग इसका x का 90% बचा हुआ है, शेष भाग का 20% ईंधन पे खर्च कर देता है। तो शेष भाग जो भी होगा अपने आप में अब 100% बचा, उसमें से 20% वह ईंधन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया? 80% बचा लिया। तो अब यह बचा लिया 80%, और फाइनली जो उसके पास बच जाता है पैसा, शेष पैसा 4680 होता है,
यानी कि बराबर में 4680 आना चाहिए था। इसी बात को आप डायरेक्ट लिख सकते थे x गुने 90/100 गुने 80/100 और बराबर में 4680। अब इसको आप हल कर लीजिए। जब इसको आप हल करेंगे, ये 0 से ये गैप, ये 0 से ये गैप, 8 के पहाड़ा में ये कटेगा क्या? 8 के पहाड़ा में 8 पचे 40 बच गया 6, 8 8 8 64 कट जाएगा। 8 पचे 40 6 8 8 8 64 8 पचे 40। अब ये 9 के टेबल में कटेगा क्या? तो 9 के टेबल में काट कर देखिए, 9 6 54 बच गया कितना? 4 5 9 पचे 45। और यहां से x बराबर आपको डायरेक्ट 65 गुने 100 मिलेगा, यानी कि 6500। तो एक से दो लाइन में आंसर आप निकाल सकते हैं। क्या इस बात को आप नहीं समझे तो बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है? नाव और धारा का प्रश्न है। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना दूरी तय कर पाएगा? सो इजी प्रश्न है। नाव का यहाँ पे गति दिया गया है। नाव का गति कितना दिया गया है? नाव बराबर 8 किलोमीटर पर आवर है। और धारा के बारे में दिया गया है, धारा है आपका 2 किलोमीटर प्रति आवर। प्रतिकूल का मतलब समझते हैं? प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। जब उल्टा दिशा में चलता है, पानी अगर इधर से बह रहा है और नाव उधर से आ रहा है तो यह उल्टा गति हुआ। तो उल्टा गति में चाल जो है टकरा के क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो चाल जो यहाँ पे आएगा वह माइनस में आएगा, यानी कि 8 - 2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन आपको क्या बोला गया है कि 2 घंटा में नाव कितना दूरी तय करेगा? तो क्या आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर दूरी बटे चाल होता है? सॉरी, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड होता है। टाइम आपका 2 आवर है, स्पीड 6 का चलेगा तो 12 किलोमीटर आपका चलेगा। यानी कि ये बात आप मुंजबानी भी निकाल सकते थे। 1 घंटा में 6 किलोमीटर, 2 घंटा में 12 किलोमीटर, बात खत्म। फार्मूला लिखने का कोई जरूरत था ही नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया मजाक से, ठीक ना। लेकिन आप डायरेक्ट आंसर देंगे मुंह पर। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है? किसी समचतुर्भुज की परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया गया। दूसरा विकर्ण आपको बताना है। देखिए, समचतुर्भुज का मतलब होता है पतंग। समचतुर्भुज का मतलब होता है पतंग। जब आपको हम जिस दिन पढ़ाएंगे मेंसुरेशन, उस दिन आपको हम बिल्कुल बेसिक तरीका से क्लियर कर देंगे कि समचतुर्भुज का मतलब क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का मतलब फिगर कैसे पता करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। तत्काल यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सिर्फ समझिए समचतुर्भुज यानी कि जिसका भुजा समान हो। ये मत कहे कि जिसका भुजा समान रहेगा सर यो तो वर्ग कहलाएगा, नहीं। यहाँ पे भुजा समान होने के साथ साथ दोनों विकर्ण अलग अलग होना चाहिए, ठीक ना। तो यह बनेगा पतंग टाइप का। तो मान लेते हैं कि इसका एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण इसका ये है, और यहाँ पे विकर्ण होता है अलग अलग। समचतुर्भुज है तो भुजा इसका सेम रहेगा। परिमाप इसका 20 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। इसका नाम यदि ABCD रखते हैं, इसका O रखते हैं यहाँ पे केंद्र पे, सभी भुजाओं का योगफल 20 दिया गया है। एक भुजा कितने का होगा? 4 भुजा है और 20 दिया गया है, यानी कि एक भुजा जो होगा वह एक भुजा कितने का होगा? जो परिमाप है उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर का सब एक भुजा होगा। अब इसमें से एक विकर्ण दिया गया है आपको। एक विकर्ण कितना दिया गया है? एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए इसका जो विकर्ण है वह 90 डिग्री पे काटता है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री और आधे आधे पे काटेगा। यानी कि ये विकर्ण को यदि आप 6 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, इस विकर्ण को यदि आप 6 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, ये 6 सेंटीमीटर का विकर्ण है, तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा 3 सेंटीमीटर और ये होगा 3 सेंटीमीटर का, और यह 90 डिग्री का कोण बनाता है आपस में। आपको दूसरा विकर्ण यानी कि A और C बताना है। आपको A और C बताना है तो आप क्या कीजिए कि यहां से लेकर यहां तक सिर्फ निकालिए, यहां से लेकर यहां तक। ये आपको पता है कि ये 3 आ गया है, ये 5 है, तो आपको पता है पाइथागोरस फार्मूला से ये 5 रहता है तो ये 3 तो ये 4 रहता है। तभी जाके 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 5 का स्क्वायर आएगा।
यानी कि यह 4 आ गया, तो यह 4 यहां से लेकर यहां तक आया है, तो यहां से यहां तक भी 4 ही आएगा। आप दोनों को ऐड कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो 4 और 4 8, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। एक बार आप खुद से समचतुर्भुज के बारे में सर्च कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। प्रॉपर्टीज आपको पता है तो समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज यदि पता नहीं है, अभी याद नहीं हुआ होगा, मैंने बताया, तो आपको समझ में कुछ कम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है। कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपया, 5 वर्षों के लिए 600 रुपया तथा 6 वर्षों के लिए 1000 सभी को साधारण ब्याज के समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल को एक जगह करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखिए टाइम, यहाँ पे टाइम लिखिए, यहाँ पे टाइम आपका दिया गया है 2 साल। 2 साल के लिए कितना रुपया लिया जाता है, 500 रुपया, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल 2 साल के लिए रुपया 500 है। और टाइम 5 वर्षों के लिए आपको रुपया 600 रुपया दिया जाता है। और 6 साल के लिए ये 1000 रुपया दिया जाता है। और टोटल ब्याज जो आपको मिलता है, टोटल एसआई वह मिलता है आपको 1000 रुपया। आपको R% यानी कि रेट बताना है। करते क्या है, ये सब तो लिखते हैं सिर्फ समझाने के लिए आपको, नहीं तो मुझवाने भी आप बना सकते हैं। 2 साल के लिए 500 रुपया दिया है, यानी कि यहाँ पे कुल प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल निकालेंगे, 500 दूना 1000। 5 साल के लिए 600 दिया, यानी कि यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल 3000 हो जाएगा। और 6 साल के लिए 1000 दिया, यानी कि यहाँ पे 6000 हो जाएगा। कुल प्रिंसिपल यहाँ पे निकालेंगे, 6 3 9 1 10,000 हो जाएगा। तो कुल प्रिंसिपल आ गया 10,000। वो 10,000 पे उसको ब्याज मिला 1000 का, तो रेट परसेंट कितना हुआ। तो रेट बराबर आपको पता है कि दर बराबर, फॉर्मूला से भी निकाल सकते, विदाउट फॉर्मूला को भी आप निकाल सकते हैं। 1000 का ब्याज मिला, और वह मिला कितना पे, प्रिंसिपल पे, टोटल प्रिंसिपल पे, यानी कि 10,000 पे मिला। 10,000 को नीचे रखिए और गुने कीजिए 100, ऐसे काटिए और इसको ऐसे काटिए, ऐसे काटिए। फाइनली आपको जो मिलेगा वह कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट। फॉर्मूला से ही बना सकते हैं कि रेट बराबर SI गुने 100 बटा में प्रिंसिपल इनटू टाइम होता है। यहाँ पे पूरा टाइम को आप ऐड करके लिखेंगे, ठीक है, बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा है 17वां प्रश्न। 8 सोने के सिक्कों का औसत भार आपको दिया गया 20 ग्राम प्रति सिक्का है। चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा। सो इजी प्रश्न। 8 सोने के सिक्के का औसत भार कितना है। देखिए 8 सिक्का, यहां पे देखिए सिक्का 8 है, एवरेज कितना है 20 है, तो सम निकालेंगे। सम मतलब कुल 8 सिक्का है, सबका एवरेज 20 ग्राम का है, यानी कि टोटल 160 ग्राम होता। सिक्का की संख्या 12 है और सबका एवरेज 35 ग्राम का है। यहाँ पे इसका एवरेज निकालेंगे। 12 25 60 हासिल 6, 12 3 36 और 6 42, 420 ग्राम होगा। और सभी 20 संख्या का एवरेज निकालना है, 20 सिक्का का। सबको ऐड कीजिए, 0 6 2 8 4 1 5, 580 ग्राम आ गया। और यहाँ संख्या आ गया आपका 20। अगर एवरेज आप निकालना चाहेंगे टोटल का, तो 580 में आप डिवाइड कर दीजिए 20 से, और यही आपका एवरेज है, यानी कि 29 ग्राम हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए लगातार प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करने के बाद गारंटी हम देते हैं कि 20 में 20 तो नहीं, लेकिन 20 में 18 आप जरूर टिक के आएंगे। इतना कंसेप्ट आपको हम क्लियर करवा देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है। किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1725 में बेचा जाता है। यहाँ पे मिस्टेक था बुक में, मैंने इसको सुधार दिया है। यदि इसे 15% के हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। कितना आसान प्रश्न है। इसमें जो दिया गया है रियल में उसको ऊपर लिखिए, और 1725 में बेचने से होता क्या है, 15% का लाभ, तो 100 में 15 जोड़ दीजिए और उसी से करिए डिवाइड। 150 डिवाइड कर दीजिए, और जिसको निकालना है उससे मल्टीप्लाई।
15% की हानि पर बेचा जाए तो 100 के समान 15 हानि में बेचेंगे, यानी कि 85 में बेचेंगे। कर लेंगे इतना। अब इतना करेंगे तो कटिंग कुटिंग आपको आता है। 5 के पहाड़ा में 23 काटेंगे, 5 के पहाड़ा में 17 काटेंगे। 23 के पहाड़ा में इसको काटिए, कितना बार में कटेगा ये? तो 23 के पहाड़ा में यह कटेगा, 23 के पहाड़ा में डिवाइड कीजिए 1725 से। तो 23 के पहाड़ा में 20 25 100, 20 1 20 से 20 7 140। 23 सत्ते लगाकर देखते हैं। 23 सत्ते लगाएंगे तो 7 21 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16 161, यानी कि 7 मरतबे आप लगाएंगे तो 161 यानी कि 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा 75 मरतबे, यानी कि 23 के पारा में ये 75 मरतबे कट जाएगा। तो फाइनली आप 75 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 5 85 हासिल 8, 17 7 119 और 8 127, 1275 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ट्राई कीजिए आप। ट्राई करके इसको देखा जाए। देखिए लिखा गया है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंदर बनने वाला सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जहां पे आपको पाई का मान 22/7 देना है। कैसे बनाएंगे देखिए। वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ये वर्ग बनाइए। ये भुजा आपका 6 सेंटीमीटर का सबको देना है। ये इसके अंदर एक वृत्त बनाना है, बहुत बड़ा सा वृत्त बनाइए और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको पता है ना कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आर आपको पता नहीं है। आर कैसे निकालेंगे देखिए, इसको आप यहां से यहां तक मिलाइए और यह वर्ग है, तो यह 6 सेंटीमीटर भुजा, तो यह भी 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ कि यह वर्ग का व्यास हो गया। अब ये व्यास 6 सेंटीमीटर, तो भुजा आएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि 22/7 गुने 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने 9। मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 के 19, 198/7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा। तो इजी प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसको बनाया जाए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। देखिए क्या लिखा गया है, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके बी एकांतर दिनों में काम करना स्टार्ट करे तो कार्य कितने दिनों में दशमलव के 2 स्थान तक पूरा हो जाएगा? इसका ऑप्शन अगले पेज में दिया गया है। तो घबराइए नहीं, पहले बनाते हैं, बाद में ऑप्शन मिला लेंगे। ए कितना दिन में करता है डियर? तो ए करता है आपका 30 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? तो बी आपको 40 दिन में करता है। टोटल काम के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो 30 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे 120, यही आपका टोटल काम हो जाए। यहां से आप इफिशियंसी निकालेंगे, 120 में 30 से डिवाइड कीजिए 4, 120 में 4 से डिवाइड कीजिए 3, इतना आ गया। इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि शुरुआत ए करता है काम का, तो ए करता है तो यहाँ पे लिखिए, फिर बी आता है, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन। ए करेगा 4 काम, ये करेगा 3 काम। अब देखिए कि 2 दिन अगर काम चला है, फिर तो रिपीट होगा, ये आएगा। तो 2 दिन यदि काम चला है तो काम कितना हुआ? 7 काम। 7 काम होने में कितना दिन लगा? 2 दिन का समय लगा। फिर ये आएगा, फिर भी आएगा, और काम आपका 120 है। तो टोटल कितना दिन लगेगा? तो करते क्या है, 120 में आप डिवाइड कीजिए 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के पहाड़ा 7 से कम, 7 घट के आएगा 5, यहाँ 0 7 7 49, घट के कितना आएगा 1, यानी कि 17 आपको पूरा लगेगा। ये 17 टोटल आएगा। तो 17 का मतलब 17 दिन नहीं होगा, यहाँ पे एक शिफ्ट का मतलब 7 काम का मतलब 2 दिन होता है, और यहाँ पे ऐसा 17 काम 17 बार करना होगा, यानी कि 17 गुने 2 34 दिन आ जाएगा।
34 दिन आ जाएगा। अब 34 दशमलव कुछ दिन होना चाहिए, तो 34 दशमलव कुछ दिन होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कि 34 दशमलव कुछ कहीं दिया हुआ होगा, ये 34 दशमलव कुछ, ये आपको ऑप्शन 1 में दिया गया। आप चाहे तो करेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते करेक्ट? अगर आपको और भी 34 वाला ऑप्शन होता तो कैसे निकालते? तो इसको आप लिखिए डियर, ये जो एक काम बच गया, ये 34 दिन तो कंप्लीट लगेगा ही, यह जो एक काम बच जाता है यह करेगा कौन? तो शुरुआत में फिर ये आएगा करने, और वह 4 के हिसाब से करेगा, तो 1/4 करेंगे, यानी कि इसका मतलब 0.25 ऐड करके 34.25 आ जाएगा। बन जाएगा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए सर लाइव क्लास लाइए, तो 2 पर 1 बजे लाइव क्लास लाया जाएगा, जिसमें आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप पूछेंगे तो आप समझेंगे भी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ इतना भी उम्मीद करते हैं कि जितना बेहतर तरीका से आपको बता रहे हैं, अच्छी तरीका से क्लियर आपको हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा गया है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4000 तथा 4 वर्ष के बाद यह 6000 हो जाता है, तो राशि कितना है? घबराइए नहीं, ये राशि आपको पता नहीं है तो सपोजिट की राशि x मान लेते हैं। 2 साल के समय जब यहां से लेकर यहां तक लेगा तो राशि जो आपको होगा वह कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। और जब फिर से अगर 4 साल का समय लेता है, 4 साल का समय लेगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का 4 साल, तो इसके बीच का गैप फिर 2 साल का ही होगा, और तब यह 6000 हो जाता है। मान लो यहां से लेकर यहां तक का गैप देखिए 2 साल का, और यहां से लेकर यहां तक का भी गैप 2 साल का, मतलब शुरुआत से ये 2 साल, शुरुआत से ये 4 साल, लेकिन यहां से इस बीच के और इसके बीच का 2 साल का अंतर, इसके और इसके बीच का 2 साल का अंतर। तो आप देखिए कि 4000 से 6000 कोई राशि होता है, और 2 साल के गैप में कितना गुना बढ़ गया? बोलेगा सर 1.5 गुना बढ़ गया। कैसे जानेंगे? देखिए 6000 को आप ऊपर लिखिए, और इस इधर वाला को ऊपर और इधर वाला को नीचे, इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6 आएगा, 2 तिहाई कितना आएगा? 6, 2 दूना आएगा 4, यानी कि 1.5 गुना 2 साल में यह बढ़ता है। तो पीछे जाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट 1.5 गुना कम होगा। तो कैसे होगा? इसके पीछे अगर 2 साल पहले जाते तो कितना राशि रहता? तो यहाँ पे लिखेंगे 4000। आगे बढ़ते थे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करते थे, जब पीछे बढ़ेंगे तो इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8000/3 करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2666.66 रुपये आंसर। आगे बढ़ेंगे तो 3/2 से, पीछे बढ़ेंगे इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का। उम्मीद करते हैं कि इसको आप बना लेंगे और कमेंट में आप आंसर दे देंगे। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, बना लीजिएगा। बहुत इजी प्रश्न बन जाना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है? को लिखा गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला कितना दिन में करेगा? सो इजी प्रश्न बन जाना चाहिए। यदि आप पियोन का क्लास करते रहे होंगे मुझसे तो ये प्रश्न आसान है, बन जाना चाहिए था आपसे। बनाएंगे कैसे? देखिए ए प्लस बी मिलकर करेगा डियर 20 डेज में, बी प्लस अगर सी मिल जाए तो करेगा 25 डेज में, और सी प्लस ए मिलेगा तो करेगा 15 दिन में। काम के बारे में पता नहीं है तो काम को एलसीएम मानते हैं। 20, 25, 15 का एलसीएम हो जाएगा, 20, 15 का एलसीएम 60, 60 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 300, यानी कि 300 काम आप मान लीजिए। अब करते क्या है कि इधर हम सबको ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आता है। सबको ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और इधर हम ऐड करके लिखते हैं इफिशियंसी को। इफिशियंसी निकालते कैसे हैं? 300 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 15, 300 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 12, 300 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 20। सबको ऐड करके लिखिए, 15, 12, 27, 20, 47, ये आ गया 47। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी आएगा, करने का क्षमता, वह 47/2 आएगा। लेकिन हमको तो चाहिए ए अकेला कितना निम्न कार्य को कर सकता है, यानी ए का इफिशियंसी चाहिए। ए का चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमको बी प्लस सी का मान रखना पड़ेगा।
और बी प्लस सी का मान आपको 12 है, यानी कि a प्लस 12 बराबर आ जाएगा 47/2। और यहां से a का मान आप निकालेंगे 47/2 में से घटा लेंगे 12, ये कर लेंगे आप। 2 एक एलसीएम 2 हो जाएगा, 47 माइनस 12 दूना 24, यानी कि 23 बटा में आ जाएगा 2। इतना जब आप कर लेंगे तो आराम से आप निकाल सकते हैं आंसर। सबको पता है कि समय बराबर कैसे निकालते हैं। समय बराबर होता है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपका 300 है और डिवाइड करेंगे ए का क्षमता यानी कि 23/2 से, तो 23/2 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसको पलट के, तो 300 इंटू 2/23 आ जाएगा, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 600/23, कहीं पे आपको दिख रहा है, बोलेगा हाँ सर दिख रहा है ऑप्शन 2 में, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, घबराइए नहीं, 1-2 प्रश्न और बचा हुआ है। ये रहा 24वां प्रश्न। आपको ऐसे 20 प्रश्न ही हम करा सकते थे, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस अधिक रहेगा तो 20 में 20 आप बना पाएंगे, ठीक ना। इसका प्रश्न अगला पेज में दिया गया, तो पहले आप आंसर निकाल लीजिए, बाद में मिला लीजिएगा। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 12 और 11 सेंटीमीटर दिया गया है। लंबाई को 6.2/3% घटा देंगे तथा चौड़ाई को 8.1/3% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है, तो आयत को आधार मानते हुए 4 पार्श्व फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ लेंथ लिखिए, यहाँ लेंथ लिखिए, यहाँ पे ब्रेथ लिखिए और यहाँ पे हाइट लिखिए। शुरुआत का जो है यह 15 है, यह 12 है और यह 11 है। बाद में क्या करते हैं कि 6.2/3% घटा देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 6.2/3% है, इसका मतलब होता है 36 18 2 20/3% है, तो बटा में 100 लगाएंगे, 20 25 100, यानी कि बोलेंगे सर 1/15 आ गया। इसी प्रकार से 8.1/3% है, इसका मतलब हुआ 8 24 1 25/3 गुने 1/100, यानी कि आ जाएगा 1/12। बोला क्या गया है कि लंबाई को इतना घटा दिया जाता है, लंबाई में घटा दिया जाता है, यानी कि 1/15 घटा देंगे। तो 15 का 1/15 निकालेंगे तो -1 करेंगे, यानी कि 15 में से 1 गया तो यहाँ पे हो जाएगा, 15 में से 1 गया तो यहाँ पे लिखेंगे 14। और उसके बाद चौड़ाई में इतना बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 8.1/3 का मतलब हुआ कि इसका 1/12 बढ़ा दिया जाता है, मतलब 1 बढ़ा देंगे, 12 + 1 कर देंगे तो यह आ जाएगा आपको 13। और ऊंचाई में कुछ भी नहीं किया जाता, तो यह अपरिवर्तन रखा जाता है। ये तो ये था आपका बाद का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और ये था आपका पहले का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब ये बोला गया है कि क्षेत्रफल निकालिए चारों तरफ के। पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ना आधार को लेना है और नहीं तो ऊंचाई को लेना है, छत को लेना है, सिर्फ आप कमरा के चारों तरफ का लेना है, ये होता है पार्श्व। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले वाला का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो बारी बारी से निकालिए। पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पार्श्व क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर टोटल क्षेत्रफल निकालते हैं डियर, टोटल क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल तो है 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL, ये टोटल क्षेत्रफल हुआ। लेकिन टोटल क्षेत्रफल में से आपका ऊपर वाला जो होगा लंबाई, सॉरी चौड़ाई और लंबाई, इसको घटा देना है, यानी कि L और B घटा देना है। तो L और B घटा देंगे तो यह L और B कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला लेना ही नहीं है आपको, है ना, नीचे वाला लेना है। ऊपर वाला का क्षेत्रफल, ऊपर जो फलक रहता है उसका L और B होता है क्षेत्रफल, L भी आपको नहीं लेना है। तो यहां से देखिए तो 2 × BH, BH का मतलब कितना होगा, B और H, 12 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमको ज्यादा बेटर लगता है ना कि दोनों में से आप H को कॉमन ले लीजिए, तो 2H आप कॉमन ले लीजिए, बच गया कितना आपको, B प्लस में L बच गया। यह आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। 2H यानी 2 × 11 प्लस में B प्लस L, तो B प्लस L, 15 + 12 कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे आया 2 × 11 × 27, ये शुरुआत का था। बाद का भी देखते हैं निकाल के कितना आता है। सो तो बाद का निकालेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा 2H × B प्लस L। 2H, H का तो हम कोई परिवर्तन ही नहीं किए, यहाँ पे हम मिस्टेक से लिख दिए 13,
यहाँ पे परिवर्तन न किए तो 11 ही आना चाहिए। 2h यानी कि 2 गुने 11 ही लिखेंगे और गुने b प्लस एल, तो b प्लस एल करेंगे तो 14 13 27 ही आएगा। यानी कि यहाँ देखिए 2 गुने 11 गुने 27, 2 गुने 11 गुने 27। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हुआ? बोलेगा कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट। उम्मीद है बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने, और इतना आसान प्रश्न अंतिम में पूछा गया था। तो अंतिम प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना है, एक्स वाई जेड का मान ये है, जेड का मान निकालना है, ये आपका SW का प्रश्न है, बना के कमेंट में दे दीजिएगा। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, SW बना के 2 क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, आंसर आप कर देंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर आप कमेंट में दे दीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। PDF के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउट के लिए टेलीग्राम। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एडवांस में हैप्पी होली।